बच्चों, अब हम कक्षा 10 के मानव नेत्र चैप्टर का तीसरा पॉइंट वर्ण विक्षेपण का अध्ययन करते हैं। हमने मानव नेत्र का अध्ययन कर लिया, वायुमंडलीय अपवर्तन को भी हम लोग जान लिए। अब तीसरा पॉइंट है वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कुछ अद्भुत घटना देखने को मिलती है। इसकी जानकारी के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। एक समतल दर्पण को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि सूर्य का प्रकाश उससे परिवर्तित होकर एक ऐसे कमरे में प्रवेश करे जिसके अन्य खिड़की दरवाजे बंद हो। प्रकाश के पथ में एक ऐसे गत्ते को रखते हैं कि गत्ते में एक महीन छिद्र बना हो। इससे सूर्य के प्रकाश की एक पतली किरण पुंज प्राप्त होती है। जब एक प्रिज्म को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रकाश की किरण पुंज प्रिज्म के अपवर्तन पृष्ठ अब हम प्रिज्म को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रकाश की किरण पुंज प्रिज्म के अपवर्तन पृष्ठ पर पड़े, अर्थात आपतित हो और अपवर्तित होकर प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ से बाहर निकले। प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के निकट एक सफ़ेद कागज इस प्रकार रखते हैं कि जिससे निर्गत किरण पुंज इस कागज पर पड़े। पर्दे पर एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। रंगीन प्रकाश की इस पट्टी को वर्णपट कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम अर्थात वर्णपट का एक विशेष बैगनी रंग तथा दूसरा सिरा लाल रंग का होता है। पूरी पट्टी में 7 रंग हो जाते हैं, जिसको शॉर्टकट में बैजानी पीनंदा कहते हैं। बैजानी पीनंदा मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने ही सर्वप्रथम प्रिज्म की सहायता से सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। उन्होंने एक दूसरे प्रिज्म द्वारा स्पेक्ट्रम के रंगों को और विभाजित करने का प्रयास किया। चित्र आप 3.6 और 3.7 में देख सकते हैं। उन्होंने पाया कि दूसरा प्रिज्म उन रंगों को और अधिक रंगों में भी विभाजित नहीं करता है, अर्थात जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। फिर उन्होंने दूसरे प्रिज्म को पहले प्रिज्म के विपरीत मतलब उल्टा, एक प्रिज्म ऊपर की ओर खड़ा था तो दूसरे प्रिज्म नीचे की ओर, चित्र 3.7 में जैसा दिखाया गया है, रखा और पाया कि दूसरे प्रिज्म से निर्गत प्रकाश श्वेत प्रकाश था। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के रंगों से ही बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम दे श्वेत प्रकाश कहा जाता है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम दे मतलब वर्ण विक्षेपण दे, मतलब वर्ण उसके रंग भी अलग अलग बटे, वर्णपट का निर्माण हो। स्पेक्ट्रम मतलब वर्णपट, वे श्वेत प्रकाश कहलाता है। श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों अर्थात 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को देखने पर यह पता नहीं चलता कि एक रंग कहाँ समाप्त होता है और दूसरा रंग कहाँ प्रारंभ होता है। ध्यानपूर्वक देखने पर श्वेत प्रकाश से स्पेक्ट्रम से हम 7 प्रमुख रंग देख पाते हैं। वे रंग है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। हिंदी में इन वर्णों के प्रारंभ के अक्षरों को उसी क्रम में लिखने पर यह शब्द प्राप्त होता है जो पहले हम आपको बता चुके हैं, बैजानी पीनंदा बनता है। इसे याद रखने से स्पेक्ट्रम के 7 रंगों के नामों को आसानी से बताया जा सकता है या याद रखा जा सकता है। रंगीन पट्टी की उत्पत्ति के कारण अर्थात स्पेक्ट्रम क्यों पैदा होता है? आखिर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में क्यों विभक्त हो जाता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों में क्यों विभक्त हो जाता है? रंगीन पट्टी इस कारण उत्पन्न होती है कि प्रिज्म द्वारा विभिन्न वर्णों के प्रकाश का विचलन अलग अलग होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी वर्ण का विचलन सबसे अधिक है। विचलन मतलब प्रकाश का अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाना, अर्थात अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का विचलन कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के अपेक्षा कम होता है। प्रिज्म द्वारा विभिन्न वर्णों के अलग अलग विचलन के कारण यह है कि विभिन्न वर्णों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, अर्थात सारे प्रकाश जो 7 वर्णों से मिलकर बना है, 7 वर्णों का चाल
कांच में अलग अलग है, कांच में अलग अलग है। इससे सातों रंग का विचलन अलग अलग होता है और सातों रंग पर्दे पर अलग अलग बढ़ जाते हैं। कांच में बैगनी वर्ण के प्रकाश की चाल लाल रंग के प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम है। इसके फलस्वरूप बैगनी वर्ण के लिए कांच का अपवर्तनांक महत्तम मतलब सबसे अधिक, जबकि लाल वर्ण के लिए इसका मान अर्थात अपवर्तनांक न्यूनतम मतलब सबसे कम होता है। अर्थात कांच में जिसका चार्ज अधिक होगा जिस रंग का, उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिस रंग का चार्ज कम होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। श्वेत प्रकाश के रंग और उसका तरंगदैर्घ्य श्वेत तरंग के रूप में प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और प्रत्येक तरंग का एक अभिनाक्षिक तरंगदैर्घ्य होता है। चूंकि श्वेत प्रकाश 7 वर्णों के प्रकाश का सम्मिश्रण है, इसलिए इन वर्णों के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होते हैं। वास्तव में कुछ में प्रकाश का वर्ण अर्थात रंग प्रकाश तरंग के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न 7 वर्णों के प्रकाश तरंग का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न से 700 नैनोमीटर मतलब लाल वर्ण का मतलब 400 नैनोमीटर होता है, बैगनी वर्ण का 700 नैनोमीटर होता है। लाल वर्ण के बीच 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर, जो कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं। नीचे की तालिका में 3.1 जो है आपकी किताब के पेज नंबर 57 पे प्रकाश के वर्णों के तरंगदैर्घ्य के नाम दिए गए हैं। वास्तव में विभिन्न वर्णों के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बीच कोई सटीक सीमा रेखा नहीं है। मानव नेत्र के द्वारा वर्ण की पहचान और अवगम नेत्र पर पड़ने वाले प्रकाश तरंग के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भिन्न भिन्न रंगदैर्घ्य के प्रकाश तरंग को नेत्र भिन्न भिन्न वर्णों के रूप में देखता है। इंद्रधनुष जिसे आप लोग बारिश होने के बाद आसमान में देखते हैं, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। यह अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी इंद्रधनुष के नाम से जानी जाती है। असंख्य वर्षा के बूंदें प्रिज्म से व्यवहार करती है और सूर्य के श्वेत प्रकाश को उनके 7 रंगों में विभक्त कर देती है और हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष के रंग हवा में लटके वर्षा के बूंदों में श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश का किसी बूंदे में प्रवेश करने पर अपवर्तन होता है और वह अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाता है, अर्थात 7 रंगों में बढ़ जाता है। विभिन्न रंग बूंद से गुजरकर बूंद की दूसरी सतह पर पड़ते हैं और अंशतः परावर्तित होते हैं। परावर्तित रंग पुनः पहली सतह पर अपवर्तित होकर बाहर निकलकर दिखने वालों की आँखों की ओर आते हैं और इन दोनों अपवर्तनों में श्वेत प्रकाश के विभिन्न घटक रंग एक दूसरे से काफ़ी अलग हो जाते हैं और हमें इंद्रधनुष दिखता है, जिसके भीतरी कोर में बैगनी और बाहरी कोर पर लाल रंग होता है। सूर्य की ओर पीट कर धूप वाले दिन किसी जल प्रपात या जल के फव्वारे से आकाश की ओर देखने पर भी इंद्रधनुष का दृश्य देखा जा सकता है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश कैसे फैलता है? प्रकाश की किरणें स्वयं अदृश्य होती है, इसलिए जब हम किसी टॉर्च का स्विच दबाते हैं तो टॉर्च से निकलते प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार दिन में सूर्य से आती किरणों के कारण हम अपने आसपास की चीज़ों को तो देख पाते हैं, परंतु किरणों के पथ को नहीं देख पाते हैं। हाँ, जब प्रकाश के किरणों के पथ में धुआं-धुंध हो तो उनका पथ साफ दिखता है। उदाहरण के लिए यदि कमरे में धुआं या धुंधकर हो तो खिड़की के दरार या पर्दे के बीच के खाली स्थान से कमरे के अंदर आते प्रकाश का पथ हम देख पाते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है।
अब तब प्रश्न उठता है कि हम कमरे के विभिन्न स्थानों से प्रकाश के पथ को कैसे देख पाते हैं। यह तभी संभव है जब प्रकाश उसके पथ में पड़ने वाले कणों के विभिन्न दिशाओं में छितराए अर्थात फैला दे, प्रकीर्णित कर दे। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने अर्थात फैलने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश छोटे सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उसका एक अंश विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होता है। प्रकाश का शेष भाग सीधे आगे की ओर निकल जाता है। प्रकाश के पथ में आने वाले कणों से विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित प्रकाश के कारण ही हम प्रकाश के पथ को देख पाते हैं। पथ के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और हम प्रकाश के पथ को देख पाते हैं। यही कारण है कि हम प्रकाश के पथ को विभिन्न स्थितियों में देख पाते हैं, अलग अलग स्थितियों में देख पाते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोनोइड कहा जाता है। दूध एक कोनोइड है जिसमें छोटे छोटे वसा के कण जल में निलंबित रहते हैं। धुआं भी एक कोनोइड है जिसमें राख के कण हवा में निलंबित रहते हैं। कुहासा और धुंध भी कोनोइड के उदाहरण है जिसमें छोटी छोटी जल के बूंदें वायु में निलंबित रहती है। इन सब से होकर प्रकाश के पथ को देखा जा सकता है। किसी कोनोइड विनियन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन कैसे फैलता है। किसी कण के प्रकीर्णन प्रकाश के रंग उसके आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अधिक अच्छी तरह से प्रकीर्णित कर सकता है, मतलब फैला सकता है। हम जानते हैं कि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है और लाल रंग का अधिक होता है। अतः जब श्वेत प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता है अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन भी बढ़ता है। बड़े कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का समान रूप से प्रकीर्णन करते हैं, मतलब फैलाते हैं। जब धुएं में राख के सूक्ष्म कण अधिक होते हैं तो नीले रंग के प्रकीर्णन अधिक होता है, अतः धुआं हल्का नीला प्रतीत होता है। बादल सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसमें पानी की बूंदे का आकार बड़ा होता है। इसे क्रियाकलाप द्वारा हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्या करना है हमें। लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर में एक पारदर्शी बर्तन में पानी भरते हैं। अब उस पानी में दूध के कुछ बूंदे डाल देते हैं। एक शक्तिशाली टर्च से पानी पर दिखाए गए तरीके से चित्र 3.11 में दिया है प्रकाश डालते हैं। बर्तन के एक ओर से देखने पर हम पाते हैं कि पानी दूध के मिश्रण का रंग टॉर्च से अधिक दूरी के अनुसार बदलता है। टॉर्च के पास में उसका रंग नीला प्रतीत होता है। टॉर्च से अधिक दूर पर मिश्रण का रंग नारंगी लाल दिखता है। यदि हम दूध के कुछ और बूंदे डालते हैं तो मिश्रण का रंग और साफ दिखाई देते हैं। बर्तन के दूसरी ओर से देखने पर टॉर्च लाल दिखाई पड़ता है। दूध के निलंबन कण नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। यही कारण है कि टॉर्च के पास के मिश्रण नीला दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे प्रकाश मिश्रण में आगे बढ़ता है मुख्यतः लाल रंग ही बच जाता है, अतः टॉर्च से दूर मिश्रण का रंग नारंगी या लाल दिखाई देता है। प्रकृति में भी इस प्रकार की परिघटनाओं के कारण आकाश का रंग नीला, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला होता है जब सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल में के गैसों के अणुओं, पानी के बूंदे, धूल कणों आदि से प्रकीर्णन होता है। इनमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। यही प्रकीर्णन प्रकाश हमारी आंखों पर पहुंचता है और इसलिए हमें आकाश नीला प्रतीत होता है। सूर्य के रंग भी इसी कारण से दिन में सूर्य का रंग समय के साथ साथ बदलता है। दोपहर में जब सूर्य सिर पर होता है तो सूर्य प्रकाश द्वारा वायुमंडल से होकर तय की गई दूरी ये भी न्यूनतम होती है, जो चित्र में दिखाया गया है 3.12 में। अतः सूर्य का प्रकाश कम कणों से होकर गुजरता है और इसलिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
यही कारण है कि दोपहर में सूर्य अपने वास्तविक रंग में दिखाई पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी सीमित तय करनी पड़ती है और इसे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्यतः नीले रंग को प्रकीर्णित कर देते हैं। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है उसमें तो मुख्यतः लाल रंग होता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। इस प्रकार आपका चैप्टर 3 जो भौतिकी में तीसरे नंबर पे है, मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और बल विक्षेपण समाप्त हुआ। भारतीय भवन किताब में जो स्मरणीय दिया हुआ है उसे जरूर याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने में यह सहायक होगा। आंकिक प्रश्न भी जो किताब में दिया हुआ है उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्नावली में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर दिया हुआ है उसे लिखकर याद करिएगा। नहीं समझ में आएगा हमसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर साझा कीजिएगा। आगे जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा इस पार्ट का वो भी साझा कीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके भेजते रहेंगे। धन्यवाद।